बचपन में मेरे पापा ने मुझे पास बुलाकर एकदम सीरियस होकर कहा था, बेटा अगर लाइफ में सेट होना है तो होने वाली बीवी को बचपन से ही लाइन पर ले आओ, यानी इन्वेस्टमेंट बचपन से शुरू करो, प्रॉफिट जवानी में मिलेगा। मैंने भी आज्ञाकारी बेटे की तरह पापा की बात को पत्थर की लकीर मान लिया। नतीजा, पड़ोस की उस रौतलू लड़की के लिए मैं पूरे 13 साल तक मुफ्त का नौकर, सॉरी केयर टेकर बना रहा। और आज जब 12th का रिजल्ट आया, बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, तो स्कूल के सबसे हैंडसम और अमीर लड़के यानी स्कूल क्रश ने सरेआम घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर दिया। पूरे स्कूल की नजरें हम पर थीं। सब लोग पॉपकॉर्न लेकर मेरा मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन भाई साहब, ट्विस्ट तो देखिए, उस लड़की ने उस अमीर शहजादे को भाव तक नहीं दिया। वो सबकी नजरें चीरती हुई सीधे मेरे पास आई, बड़े प्यार से मेरी शर्ट की आस्तीन खींची और बोली, फेंक युआन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो घर चलकर मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाओ। जैसे ही बोर्ड एग्जाम की आखिरी घंटी बजी, पूरा स्कूल मानो सब्जी मंडी बन गया। बच्चों ने अपनी किताबें और नोट्स खिड़कियों से ऐसे उड़ाए जैसे जून के महीने में कागज की बर्फबारी हो रही हो। मैं कॉरिडोर में खड़ा होकर दूर से बाई निंगबिंग को देख रहा था। आज उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी। जब वो हंसती थी तो उसकी आंखें चांद जैसी हो जाती थी और गालों के डिंपल तो भाई साहब कतई जहर। मैंने चुपके से जेब से फोन निकाला और उसकी एक फोटो क्लिक कर ली। तभी मेरा फोन टिन टिन करके बजा। मेरे परम पूजनीय और थोड़े सतरंगी पापा का मैसेज था, बेटा एग्जाम खत्म, अब असली हुनर दिखाने का टाइम आ गया है। याद रखना, शूटर की तरह निशाना बिल्कुल सटीक और तेज होना चाहिए, लड़की हाथ से जानी नहीं चाहिए। लपक ले। पापा का मैसेज पढ़कर मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। अब कहानी थोड़ी पीछे ले चलते हैं। यह बात 13 साल पुरानी है, जब मैं सिर्फ 5 साल का नन्हा मुन्ना बचा था। हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। उनके साथ 4.5 साल की एक लड़की थी। 2 चोटियां बनाए, हाथ में लॉलीपॉप लिए, एकदम गुड़िया जैसी। वही थी बाई निंगबिंग। उस दिन मेरे पापा मिस्टर फेंक झिंगगुओ मुंह में सिगरेट दबाए, आंखें छोटी करके मुझे अपनी कोहनी से मारते हुए बोले, बेटा देख रहे हो, इसे कहते हैं बचपन का प्यार का चांस। बीवी को बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए। आज इस पर इन्वेस्ट खर्च करेगा तो कल ये तेरी होगी। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस, समझा? अब 5 साल के मुझे क्या पता बीवी क्या होती है। मुझे तो सिर्फ चटपटी नमकीन खानी थी, पर पापा ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा था कि मैं मना नहीं कर पाया। बस उसी दिन से मेरी जिंदगी में बाई निंगबिंग नाम का एक परमानेंट टास्क जुड़ गया। वो रोए तो मुझे जोकर बनना पड़ता था, उसे भूख लगे तो मेरी आधी चॉकलेट गायब, कोई उसे चिढ़ाए तो मुझे सुपरमैन बनकर पिटने जाना पड़ता था, भले ही घर आकर खुद सूजन पर सिकाई करनी पड़े। स्कूल में मैं उसका ड्राइवर, ट्यूशन टीचर, बॉडीगार्ड सब था, सिवाय टॉयलेट जाने के। हम दोनों 24 घंटे चिपके रहते थे। 13 साल बीत गए। मैं 5 साल के बच्चे से 6 फीट का लंबा गबरू जवान बन गया और वो रोतलू लड़की स्कूल की सबसे खूबसूरत क्रश बन गई। लेकिन पूरे स्कूल की नजर में मेरा स्टेटस क्या था? बाई निंगबिंग का पर्सनल असिस्टेंट, चमचा। शरीफो लोग मुझे मेल बेस्ट फ्रेंड कहते थे और पीठ पीछे लोग फॉलोअर बोलते थे, पर उन्हें क्या पता मैं पापा के मिशन बीवी पर काम कर रहा था। अबे फेंक, ओए क्या अपनी ड्रीम गर्ल को देखकर स्टैचू बन गया है? तभी मेरे 90 किलो के मोटे दोस्त वांग हाउ ने मेरी पीठ पर ऐसा धप्पा मारा कि मेरे फेफड़े बाहर आते आते बचे। उसने दूर देखते हुए कहा, भाई एग्जाम खत्म हो गए हैं, अगर अब भी तूने प्रपोज नहीं किया तो तेरी 13 साल की मेहनत की मलाई कोई और खा जाएगा। मैंने उसे घूर कर देखा। चुप कर मनहूस। तभी अचानक भीड़ में हलचल हुई। स्कूल का सबसे अमीर, हैंडसम और बास्केटबॉल का हीरो लिंजे हाथ में लाल गुलाबों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर अपने चमचों के साथ बाई निंगबिंग की तरफ बढ़ने लगा। लिंजे के पास पैसा था, लुक था और लड़कियों की लाइन थी। वो क्लास 11 से ही निंगबिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। महंगे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, क्या कुछ नहीं भेजा? निंगबिंग ने कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि वो कहती थी पढ़ाई जरूरी है। पर आज तो स्कूल का आखिरी दिन था, आज तो कोई भी पिघल सकता था। मेरा दिल बैठ गया। मोटे वांग हाउ ने मुझे कोहनी मारी, गया भाई, गेम ओवर, विलेन की एंट्री हो चुकी है, वो भी लाउड स्पीकर के साथ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ में फोन को कसकर पकड़ लिया। लिंजे भीड़ को चीरता हुआ निंगबिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे उसने जंग जीत ली हो। उसने जेब से एक छोटा माइक निकाला और पूरे कॉरिडोर में उसकी आवाज गूंज उठी, निंगबिंग, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी अदाएं सब कमाल हैं। मुझे पता है पहले तुमने मेरे गिफ्ट्स नहीं लिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी थी। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, पर आज हमारी स्कूल लाइफ खत्म हो रही है। और लिंजे ने घुटने टेके, उस लाल गुलाब के गुलदस्ते को हवा में ऐसे लहराया जैसे कोई जंग जीत कर आया हो और चिल्लाया, निंगबिंग, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दो। बस फिर क्या था, उसके जो चेले चपाटे थे उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। पूरा स्कूल ऐसे चिल्ला रहा था जैसे फ्री का लंगर बंट रहा हो। शोर के मारे मेरे कान के पर्दे फटने वाले थे। मैं भीड़ के सबसे पीछे खड़ा था, एकदम गरीब दर्शक की तरह। हाथ में पसीना आ रहा था और दिल में धक धक हो रही थी। तभी मोटे वांग हाउ ने मुझे कोहनी मारी, भाई यह अमीर लौंडा तो बड़ा चालू निकला, सबके सामने प्रपोज करके लड़की पर प्रेशर बना रहा है ताकि वो मना ना कर पाए। वहाँ खड़े बाकी के लोग मजे ले रहे थे। सब निंगबिंग को देखते, फिर घूमकर मुझे देखते। उनकी आंखों में हमदर्दी कम और चलो आज इसका पोपट बनते हुए देखते हैं वाला मजाक ज्यादा था। फुसफुसाहटें मेरे कानों तक आ रही थी। अबे वो देखो फेंक युआन को, साला चेहरा देखो उसका, जैसे कड़वा करेला खा लिया हो। अरे वही तो है निंगबिंग का परमानेंट चमचा। रोज आगे पीछे घूमता था, सोचता था बचपन का प्यार सच हो जाएगा। पूरे 3 साल नौकर की तरह सेवा की, अब हाथ में आया बाबा जी का ठुलू। सुनकर मैंने मुठियां भींच ली, नाखून हथेली में चुभ गए। दिमाग में आया, क्या सच में मेरे 13 साल के समोसे कचौड़ी खिलाने के इन्वेस्टमेंट का यही रिटर्न था? क्या पापा का वो मंत्र बीवी को बचपन से पकड़ो सिर्फ एक चुटकुला था?
था। क्या निंगबिंग मुझे सिर्फ एक काम का बंदा समझती थी जो खाना बना देता था और होमवर्क करा देता था? मेरा पैर वहाँ से भागने को हुआ, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने फेविक्विक से पैर जमीन पर चिपका दिए हों। मैं रुक गया क्योंकि मैं अपनी 13 साल की मेहनत का अंतिम रिजल्ट देखना चाहता था। समय जैसे रुक गया। लिंजे घुटने पर बैठे बैठे थक रहा था। उसकी वो करोड़पति वाली स्माइल अब धीरे धीरे गायब हो रही थी क्योंकि निंगबिंग ने काफी देर से कोई जवाब नहीं दिया था। भीड़ का शोर भी धीरे धीरे कम हो गया। माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे क्लास में अचानक प्रिंसिपल आ गया हो। तभी निंगबिंग हिली। उसने ना तो लिंजे को देखा, ना उसके लाल गुलाब को। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये उसका वो लुक था जो मैं अच्छे से जानता था जब वो चिढ़ जाती थी। वो मुड़ी और भीड़ में किसी को ढूंढने लगी। लोग हैरान, अरे ये किससे ढूंढ रही है? हाँ या ना बोलने के बजाय ये कहाँ देख रही है? मोटे वांग हाव ने मेरी बाह इतनी जोर से पकड़ी कि मेरी चीख निकल जाती। अबे फेंक, वो तुझे ढूंढ रही है, कसम से वो तुझे ही देख रही है। मेरा दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया और तभी निंगबिंग की आंखें उस पूरी भीड़ को, उन मजाक उड़ाने वाले चेहरों को चीरती हुई सीधे मुझसे आकर टकरा गई। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और थोड़ी सी शिकायत भी, जैसे कह रही हो, फेंक युआन, तू इतनी दूर कोने में क्या कर रहा है? इधर आ। अब आया असली क्लाइमैक्स। निंगबिंग ने नीचे बैठे उस अमीरजादे लिंजे को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो कोई सड़क का खंभा हो। वो अपनी सफेद फ्रॉक संभालती हुई सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी। भीड़ ऐसे हट गई जैसे समंदर का पानी हटता है। 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, और वो मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना गोरा छोटा सा हाथ बढ़ाया और सबके सामने बड़े हक से मेरी शर्ट की आस्तीन पकड़ ली। फिर उसने उसे थोड़ा सा हिलाया, बिल्कुल उसी नखरे वाले अंदाज में जैसे वो बचपन में लॉलीपॉप मांगते हुए करती थी। सन्नाटे से भरे कॉरिडोर में उसकी आवाज गूंजी, फेंक युआन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना घर चलें, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। भाई साहब, मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। भूख लगी है, घर चलो, ये वो शब्द थे जो मैं 13 साल से सुन रहा था। इन 6 शब्दों ने मेरे दिल का सारा डर एक झटके में उड़ा दिया। भाड़ में गया स्कूल का क्रश, भाड़ में गया वो लाल गुलाब का बुके। निंगबिंग की दुनिया में उस अमीर लड़के के महंगे गिफ्ट्स की औकात मेरे हाथ के बने पनीर पराठे के बराबर भी नहीं थी। मेरी 13 साल की मेहनत कोई मजाक नहीं थी। मेरे सतरंगी पापा का वो बिजनेस प्लान एकदम 100% कामयाब रहा। मेरे अंदर खुशी का ऐसा धमाका हुआ कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। बिना कुछ सोचे मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैंने उसकी उस छोटी सी हथेली को अपने हाथ में थाम लिया। उसका हाथ थोड़ा ठंडा था, पर जैसे ही मेरा गर्म हाथ उससे मिला वो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ चलो घर चलते हैं। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसमें जो अकड़ थी वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। इतना बोलकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों टशन में वहाँ से 9-2-11 हो गए। हमारे पीछे पूरे 10 सेकंड तक ऐसा सन्नाटा रहा जैसे स्कूल में भूत आ गया हो। और उसके बाद भाई साहब जो धमाका हुआ, पूरा स्कूल टहल का मचने वाली न्यूज चैनल की तरह चिल्लाने लगा। अबे ये क्या हुआ? भाई निंगबिंग ने लिंजे को लात मार दी और फेंक युआन के साथ चली गई। उसने कहा, घर चलो खाना बनाना है। तो क्या फेंक युआन सच में उसका नौकर है? अबे ओए अंधे, होश में आ। किसी नौकर को कोई लड़की उस प्यार वाली नजर से देखती है क्या? वो नौकर वाली नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड वाली नजर थी बॉस। भाई साहब, ये ट्विस्ट तो बोर्ड एग्जाम के सबसे कठिन मैथ के सवाल से भी ज्यादा डेंजरस था। चर्चाएं, चीखें और लोगों के शौक होने की आवाजें खिचड़ी की तरह पक रही थीं। मुझे महसूस हो रहा था कि पीठ पर सबकी नजरें सीसीटीवी कैमरे की तरह टिकी हैं, पर मुझे रति भर परवाह नहीं थी। मेरी दुनिया तो बस मेरे बगल में चल रही इस लड़की के हाथ की उंगलियों में सिमटी हुई थी। बाय निंगबिंग। पीछे से एक भयानक गुस्से से फटी चीख आई। यह लिंजे था। मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि उसका गोरा चेहरा इस वक्त बैंगन की तरह नीला पीला हो चुका होगा। स्कूल का किंग अब स्कूल का सबसे बड़ा जोकर बन चुका था। यह झटका उसे पागल करने के लिए काफी था, पर निंगबिंग ने मुड़कर थूकना भी जरूरी नहीं समझा। उसने बस मेरे हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत की और चलती रही। इससे कहते हैं असली इग्नोर मारना। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और ग्राउंड पार करने लगे। तभी हमारा 90 किलो का मोटा दोस्त वांग हाव हांफता हुआ पीछे से भागा भागा आया। उसने मेरी गर्दन दबोची और खुशी से लाल होकर बोला, साले छुपे रुस्तम, तूने तो सीधे छक्का मार दिया। जो लोग अभी तेरा मजाक उड़ा रहे थे उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। मोटे की हंसी देखकर मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। भाई साहब, जो सुकून मिला था ना वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। छाती चौड़ी हो गई थी, पुरानी सारी कड़वाहट हवा हो गई। हम स्कूल के गेट से बाहर निकले। कड़कती धूप हम पर पड़ रही थी। मैंने मुड़कर उस 3 साल पुरानी जेल यानी स्कूल की बिल्डिंग को देखा, जहाँ उड़ते हुए कागज के टुकड़े धूप में चमक रहे थे। वो हमारी स्कूल लाइफ का अंत नहीं था, हमारे नए रोमांस की शुरुआत थी। स्कूल से मेरे घर का रास्ता हम पिछले 13 साल से नाप रहे थे। हम आंखें बंद करके भी घर पहुंच सकते थे, पर आज ये सड़क कुछ अलग ही मखमली लग रही थी। रास्ते भर निंगबिंग कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए मेरा हाथ कसकर पकड़े रही। मुझे महसूस हुआ कि उसकी हथेली में भी पसीना आ रहा था, जो मुझे बड़ा प्यारा लगा। आसपास की गाड़ियों का हॉर्न और लोगों की आवाजें जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई थी। माहौल में थोड़ा रोमांटिक सस्पेंस घुलने लगा था। स्कूल में तो हम जयवीरू की तरह साथ थे, पर अब जब अकेले थे तो हवा में उसकी जुल्फों से आती मोगरे की खुशबू, जो शैम्पू मैंने ही उसे गिफ्ट किया था, सीधे मेरे दिल पर वार कर रही थी। मेरे घर के नीचे पहुंचकर मैंने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मम्मी, मैं आ गया। किचन से मम्मी की आवाज आई, आ गया बेटा। अरे निंगबिंग भी आई है, आओ आओ बैठो। मम्मी को तो आदत थी। निंगबिंग का हमारे घर आना जाना ऐसा था जैसे अपने ही घर का पिछवाड़ा हो। निंगबिंग ने बड़े संस्कारी अंदाज में कहा, नमस्ते आंटी, और सैंडल उतारकर सीधे मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने अपना स्कूल बैग फेंका, पसीने से तरबतर स्कूल की शर्ट बदली और सीधे किचन में एंट्री मारी। फ्रिज से सामान निकाला, एप्रन बांधा और कुकिंग मोड में आ गया। ये सब मेरे हाथों की एमसल मेमोरी बन चुका था। लेकिन आज निंगबिंग हॉल में टीवी देखने नहीं गई, वो भी किचन में घुस आई। हमारा छोटा सा किचन
किचन उसके आने से अचानक और छोटा और रोमांटिक लगने लगा। मैं मटन चिकन या जो भी उसका फेवरेट था, चलो स्वीट एंड सॉर रिब्स, धोने के लिए नल चालू कर चुका था। पानी झरझर बह रहा था। तभी अचानक पीछे से दो कोमल बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लिपट गई। एक गर्मा गर्म मखमली शरीर मेरी पीठ से आकर चिपक गया। भाई साहब, मैं करंट खाए चूहे की तरह एकदम स्टैच्यू बन गया। हाथ से मीट का टुकड़ा सीधे सिंक में गिरते गिरते बचा। फेंक युआन। उसकी दबी दबी सी आवाज मेरी पीठ के पीछे से आई, जिसमें थोड़ी सी रोने वाली टोन थी। तुम अभी सच में ये सोच रहे थे ना कि मैं उस लिंजे को हाँ बोल दूंगी? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने नल बंद किया। किचन में सन्नाटा छा गया। मुझे अपनी पीठ पर उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। मैंने थोड़ी देर चुप रहकर अपने हाथ पोंछे और फिर बड़े प्यार से उसकी उंगलियों को अपनी कमर से हटाया और उसकी तरफ मुड़ा। किचन छोटा था, इसलिए हम एकदम नाक टू नाक खड़े थे। मैंने देखा कि उसकी लंबी लंबी पलकों पर एक मोटा सा आंसू का कतरा लटका हुआ था, जो बस गिरने ही वाला था। लो भाई, ये तो फिर से रोने लगी। वो अपनी पुरानी 13 साल पुरानी रोतलू फॉर्म में वापस आ चुकी थी। उसे देखकर मेरा सख्त दिल पिघलकर मोमबाती बन गया। सारा स्वैग और खुशी गायब, सिर्फ एक लाचार आशिक वाली आह निकली। 13 साल हो गए पर यह लड़की नहीं बदली। बाहर भले ही पूरे स्कूल की क्वीन बनी फिरती हो, मेरे सामने आते ही छोटी बच्ची बन जाती है। मैंने अपनी उंगली से उसका वो आंसू पोंछा। ये काम मैं इतनी बार कर चुका था कि मेरे हाथ अपने आप चलते थे। मैंने शरीफ बनकर कहा, नहीं तो मैंने ऐसा कब सोचा। बस इतना सुनते ही उसने अपना मुंह ऐसे सुझा लिया जैसे गोलगप्पा हो। यह उसके बिना बात के झगड़ा शुरू करने का परमानेंट सिग्नल था। झूठे कहानीकार। उसने अपनी उंगली से मेरी छाती पर पोक चुभाया किया और इल्जाम लगाने लगी। तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया था, मैंने इतनी दूर से देख लिया था। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि मैं उस बेकार के गुलाब के फूल और 2-4 फिल्मी लाइनों में बहक जाऊंगी? फेंक्युआन, तुम बहुत गंदे हो। वो जितना बोल रही थी उसकी आंखें उतनी ही लाल हो रही थीं। लो भाई, 13 साल पुराना हस्बैंड वाइफ वाला मोड चालू हो गया। मुझे पता था कि इस वक्त इसे लॉजिक समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। निंगबिंग के इस रोना धोना अटैक से बचने के लिए मेरे पास एक आजमाया हुआ 3 स्टेप फॉर्मूला था। स्टेप 1, घुटने टेक दो, गलती मानो। हाँ बाबा, मैं ही पापी हूँ, मैं ही विलेन हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। स्टेप 2, गहरी माफी। मुझे हमारी 13 साल की पक्की दोस्ती पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम पर 206% भरोसा होना चाहिए था। स्टेप 3, टॉपिक बदलो, खाने का लालच। मैंने अपनी आवाज को एकदम मखमली बनाया और कहा, अब देखो, रो रो कर बंदरियां जैसी शक्ल बन गई है। भूख नहीं लगी क्या? तुम्हारी पसंदीदा डिश बन रही है, खानी है या रोना है? जाहिर है जैसे ही खाने का नाम आया, निंगबिंग का रोना ब्रेक फेल गाड़ी की तरह रुक गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और उसने अपनी बहती हुई नाक को ऊपर खींचा और अभी भी सुबकते हुए रोने वाली आवाज में बोली, खाना है तो बताओ, मटन चिकन और पनीर पराठे के अलावा और क्या खाना है? आज अपनी गलती की माफी में तुम जो बोलोगी, तुम्हारा यह शेफ वही बनाएगा। मैंने लोहा गर्म देकर तुरंत हथौड़ा मार दिया। उसने अपनी उन कली जैसी पलकों को झपकाया जिन पर अभी भी आंसू के कतरे थे और अपनी छोटी छोटी उंगलियों पर डिशेस गिनवाना शुरू किया। मुझे कोका कोला चिकन विंग्स भी चाहिए, लहसुन और नूडल्स वाले बेक्ड झींगे भी, और हाँ, वो टमाटर और बीफ वाला गर्मा गर्म सूप भी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। भाई साहब, इस लड़की की डिक्शनरी में शर्म नाम का शब्द ही नहीं था। मौका मिलते ही पूरा बुफे ऑर्डर कर दिया। ठीक है सरकार, सब बनेगा। मैंने बड़े प्यार से उसकी नाक खींची। अब जाओ, हॉल में बैठकर टीवी देखो, खाना बस रेडी होने ही वाला है। तब जाकर मैडम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उन्होंने मुझे बख्श दिया। टिश्यू पेपर से अपनी आंखें पोंछते हुए वो मटकती हुई किचन से बाहर चली गई। उससे जाता देख मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह जो थोड़ी देर पहले सीरियस सा रोमांटिक माहौल बना था ना, वो तो गायब हो गया। पर इस पुरानी नोकझोंक ने मेरे दिल को जो तसल्ली दी, वो कमाल थी। हमारे रिश्ते को किसी फिल्मी ड्रामे या मजनू जैसी शायरी की जरूरत नहीं थी। एक वक्त का खाना, थोड़ी सी बकवास और एक छोटी सी स्माइल ही हमारे लिए काफी थी। मैं बड़े मजे में नल खोलकर सब्जियां और मीट धोने लगा। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मेरे गुरुदेव यानी पापा का वीडियो कॉल था। मैंने जल्दी से हाथ पोंछे और कॉल उठाया। स्क्रीन पर पापा का बड़ा सा चेहरा झूम होकर आया। वो अपनी आंखें मटकाते हुए बोले, हाँ भाई शूटर, क्या कड़क समाचार है? मिशन कामयाब हुआ या नहीं? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही निंगबिंग न जाने कब चुके से फिर से किचन में आ गई। उसने अपना छोटा सा सिर मेरे कंधे के पास से स्क्रीन के सामने निकाला और एकदम प्यारी सी कतई जहरीली स्माइल के साथ बोली, नमस्ते पापा। भाई साहब, उसने जो इतने हक से पापा बोला ना, फोन के उस पार मेरे डैड बिल्कुल वैसे ही स्टैच्यू बन गए जैसे प्रपोजल के वक्त लिंजे बना था। 2 सेकंड बाद जब उन्हें होश आया तो उनकी बाँछें खिल गईं, चेहरे की झुर्रियां ऐसे खिंच गईं जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो। ओहो निंगबिंग बेटा, अरे मेरी प्यारी बहू। पापा फोन में ऐसे दहाड़ मारकर हंसे कि लगा पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। वो इतने खुश थे कि उनका बस चलता तो स्क्रीन से बाहर आकर भंगड़ा करने लगते। निंगबिंग का चेहरा भाई साहब कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। उसने शर्माते हुए मुझे एक कातिल लुक दिया, जैसे कह रही हो तुम्हारे पापा भी ना। उधर मेरी अपनी कनपटियां भी शर्म के मारे गर्म हो रही थी। फोन कटने के बाद किचन में फिर सन्नाटा छा गया। अब हवा में खाने की खुशबू के साथ साथ एक अजीब सी मिठास घुल चुकी थी। मैंने उसकी लाल लाल गालों को देखा और उसने भी अपनी नजरें उठाई। आंखें मिलते ही दिल की धड़कन फिर से बुलेट ट्रेन बन गई। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी हिम्मत बटोरी, गला साफ किया और धीमे से बोला, निंगबिंग हम दोनों। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। उसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थीं। वो बोली, थैंक यू कल हम दोनों डेट पर चलेंगे। मूवी की टिकट मैंने पहले ही बुक कर ली है। डेट, ये शब्द मेरे दिल के तालाब में किसी मीठे रसगुल्ले की तरह गिरा और लहरें उठा गया। अगली सुबह मैं मुर्गों से भी पहले उठ गया। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने कम से कम 10 अलमारियां छान मारी। जो भी कपड़े पहनूं ऐसा लगे कि इस डेट शब्द के सामने सब फीके हैं। आखिरकार
आखिरकार मैंने एक सिंपल सफेद टी शर्ट और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी। घर से निकलने से पहले मम्मी ने मेरे हाथ में नोटों की एक कड़कड़ाती गड्डी थमा दी। यह रकम मेरे पूरे 3 साल के पॉकेट मनी से भी ज्यादा थी। मम्मी ने एकदम सीरियस होकर कहा, बेटा लड़की को डेट पर ले जा रहा है, कंगाली मत दिखाना, कम पड़े तो अपनी माँ को याद करना। मेरा दिल गदगद हो गया। पैसा जेब में रखा और भाग निकला। जब मैं निंगबिंग के घर के नीचे पहुंचा तो वो पहले से ही वहाँ खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। भाई साहब, उसने सफेद रंग की फ्रॉक 1 पीस पहनी थी, बाल खुले थे और हल्का सा मेकअप किया था। कसम से सुबह की धूप में वो ऐसी चमक रही थी जैसे स्वर्ग से सीधे अप्सरा लैंड हुई हो। मैं तो बिल्कुल कोमा में चला गया। क्या देख रहे हो ओए, चलो अब। उसने हंसते हुए मेरी पीठ पर एक धप्पा मारा और आगे बढ़ गई। जब हम सड़क पर साथ चल रहे थे तो रास्ते के सारे मजनू और राहगीर हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। जोड़ी ही ऐसी थी, लड़का कड़क लड़की पटाखा। अब हमें अपने रिश्ते को साबित करने के लिए किसी लिखित सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। मॉल के सिनेमा हॉल में भारी भीड़ थी क्योंकि वीकेंड था। निंगबिंग ने एक सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की टिकट ली थी। फिल्म शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। फेंक युआन, जाओ जरा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। सुनो, बड़ा वाला टब लेना और कोल्ड ड्रिंक में बर्फ ज्यादा। उसने हमेशा की तरह महारानी वाले अंदाज में ऑर्डर दिया। मैंने हंसकर जी हुजूर कहा और स्नैक्स काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहाँ लाइन इतनी लंबी थी जैसे राशन की दुकान हो। पूरे 10 मिनट की मशक्कत के बाद मैं एक बड़ा सा पॉपकॉर्न का टब और 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस मुड़ा। दूर से ही मैंने देखा कि निंगबिंग टिकट मशीन के पास खड़ी थी, लेकिन उसके सामने कुछ बिन बुलाए बाराती आकर खड़े हो गए थे। और अंदाजा लगाओ कौन था? वही हमारा पुराना विलेन लिंजे। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था और आंखों में हार की भड़ास साफ दिख रही थी। उसके साथ उसके 2 चमचे भी थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और उनके पास पहुंचा। उसके दोनों चमचे गधों की तरह हंसने लगे। सही कहा जे भाई, इसे कहते हैं घर का काम संभालना। उनकी वो चुभने वाली हंसी सुनकर मेरे हाथ में पकड़ा पॉपकॉर्न का टब दब गया। मैंने गुस्से को काबू किया, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न को पास की एक खाली सीट पर रखा और एक लंबा डग भरकर सीधे निंगबिंग के आगे आकर खड़े हो गया। मैंने उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। मैंने लिंजे की आंखों में आंखें डालकर ठंडे लहजे में कहा, लिंजे, यह मेरे और निंगबिंग के बीच की बात है। मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना है। लेना देना नहीं है? लिंजे ऐसे हंसा जैसे पागल हो गया हो। मैंने इसे 3 साल तक प्रपोज किया और स्कूल खत्म होते ही यह इस चमचे के साथ घूम रही है और तुम कह रहे हो मेरा मतलब नहीं है। उसकी आवाज इतनी लाउड हो गई कि थिएटर के बाकी लोग भी अपनी फिल्में छोड़कर हमारा लाइव ड्रामा देखने लगे। मेरी भौहें तन गईं। मैं उसे सीधा करने ही वाला था कि तभी मेरी पीठ के पीछे से निंगबिंग ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसने लिंजे को देखा। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी, पर उसमें जो दम था ना भाई साहब, वो अल्टीमेट था। उसने कहा, पहली बात लिंजे, मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दी थी। तुम खुद ही अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे थे। दूसरी बात, वो कोई बावर्ची नहीं है। उसका नाम फेंक युआन है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और तीसरी बात, वो थोड़ा रुकी और उसने घूमकर मेरी तरफ देखा। उसकी वो शेरनी वाली आंखें पल भर में पिघलकर शहद बन गईं। वो बोली, मुझे इसके हाथ का हर स्वाद पसंद है और जो तुम तेल और मसालों की बदबू कह रहे हो ना, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू है, क्योंकि वो खुशबू मेरे फेंक युआन की है। और सुनो, आखिरी बात, ये तुम्हारी लाइफ का मैटर नहीं है, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो और रास्ता छोड़ो। हमारी मूवी छूट रही है। भाई साहब, निंगबिंग ने जो ये 1 टेक शॉट डायलॉग मारा ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट और कड़क। उसका एक एक शब्द लिंजे के गुस्से से लाल चेहरे पर 56 इंच का थप्पड़ बनकर लगा। और मेरे लिए तो वो शब्द जैसे ताकत का टॉनिक थे। छाती 112 इंच की हो गई मेरी। उधर लिंजे का चेहरा पहले नीला पड़ा, फिर बैंगनी हुआ और आखिरी में कतई काला शाह हो गया। बड़ा ही कलरफुल नजारा था भाई साहब। निंगबिंग के इस तगड़े पोपट के बाद उसकी बोलती ऐसी बंद हुई कि वो फेविकॉल का जोड़ बन गया। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने उंगली उठाई पर मुंह से आवाज नहीं निकली। आखिरकार बेइज्जती का घूंट पीकर वो अपने उन चेलों के साथ दुम दबाकर पतली गली से निकल लिया। आसपास के लोग जो मुफ्त का शो देख रहे थे आपस में कानाफूसी करने लगे। निंगबिंग मेरी पीठ के पीछे से निकली, मेरा हाथ खींचा और बोली, चलो चलो, मूवी का टाइम हो रहा है। मैंने मुड़कर उसे देखा। वो अपनी छोटी सी शक्ल ऊपर उठाकर मुझे देख मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में मेरे लिए फैन गर्ल वाला आदर चमक रहा था। फेंक युआन, तुम अभी कितने डैशिंग लग रहे थे। उसकी इस बात ने मेरे दिल के अंदर जो थोड़ा बहुत गुस्सा बचा था उस पर ठंडे पानी का टैंकर डाल दिया। मैं भी हंस पड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो भाई, पॉपकॉर्न ठंडा हो रहा है, मूवी देखते हैं। इस छोटे से ड्रामे ने हमारा मूड खराब करने के बजाय हमारे रिश्ते पर परमानेंट का ठप्पा लगा दिया। थिएटर का यह कड़ाके का मुकाबला सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुआ। किसी जासूस ने कल के स्कूल वाले प्रपोजल और आज के इस सिनेमा हॉल वाले ड्रामे की फोटो खींचकर स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर अपलोड कर दी। पोस्ट का टाइटल भी एकदम मसालेदार था, महा ट्विस्ट, स्कूल क्वीन ने ठुकराया स्कूल किंग, 13 साल के घरेलू शेफ के नाम की वफादारी की कसम। पोस्ट होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग पॉपकॉर्न लेकर टूट पड़े। फर्स्ट रो में बैठकर मजे ले रहा हूँ। मैं खुद वहाँ था। भाई, इसे कहते हैं असली लव स्टोरी। मेरे तो आंसू आ गए। ऊपर वाले भाई, तुम अकेले नहीं हो। 13 साल का बचपन का प्यार, चुपके से केयर करना, ये बॉलीवुड की नकली कहानियों से 1000 गुना बेहतर है। क्या सिर्फ मुझे लिंजे पर तरस आ रहा है? हा, सॉरी, मुझे नहीं आ रहा। सबके सामने बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रातों रात हवा का रुख ऐसा बदला कि जो मैं पहले लोगों की नजर में गरीब नौकर चमचा था, वो अब दुनिया का सबसे वफादार और सच्चा बॉयफ्रेंड बन गया। और लिंजे, वो बेचारा स्कूल का सबसे बड़ा जोकर घोषित हो चुका था। मोटे वांग हाउ ने मुझे व्हाट्सएप पर 50 साइन 666 यानी कतई जहर वाले इमोजी भेजे और एक वॉइस नोट भेजा, ओए फेंक,
फेंक, तू तो साले स्कूल का सेलिब्रिटी बन गया, आज से तू मेरा गुरु है, मुझे भी ट्रेनिंग दे कि लड़की कैसे पटाते हैं। उसका यह नौटंकी वाला वॉइस नोट सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने फोन पास बैठी निंगबिंग की तरफ बढ़ा दिया, जो बड़े मजे से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के छोटे छोटे स्कूप उड़ा रही थी। उसने पोस्ट देखी और उसके होठों पर वही कातिल स्माइल आ गई। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। उसने एक चम्मच आइसक्रीम ली और सीधे मेरे मुंह के पास लाई। तुम सचमुच मेरे सबसे वफादार और प्यारे बॉयफ्रेंड हो। मैंने वो ठंडी मीठी आइसक्रीम मुंह में दबाई। दिल में तो जैसे चाशनी की नदियां बहने लगी। मैंने उसकी आंखों में शरारत से देखते हुए कहा, अच्छा तो इस वफादार बॉयफ्रेंड को कोई इनाम विनाम नहीं मिलेगा क्या? उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर मेरे गाल पर एक छटपट सा किस किया और तुरंत खिड़की के बाहर ऐसे देखने लगी जैसे बाहर कोई चिड़िया उड़ रही हो। इनाम ये है कि आज रात तुम मेरे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाओगे। मैंने हंसते हुए उसके बालों को बिखेर दिया। भाई साहब कसम से फीलिंग बहुत कड़क थी। रात को मैं निंगबिंग को उसके घर छोड़ने गया। गर्मियों की रात की हवा में थोड़ी सी गर्माहट थी और पेड़ के पत्ते सर सर कर रहे थे। हम दोनों सोसाइटी के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में हमारी परछाइयां इतनी लंबी दिख रही थीं, जैसे दो खंभे चल रहे हों। उसके घर के नीचे पहुंचकर हमारे कदम रुक गए। हम दोनों चुप थे, जैसे इस शांति को खराब नहीं करना चाहते थे। मैं आ गई। थोड़ी देर बाद वो धीमे से बोली, मैंने जवाब तो दिया, पर उसका हाथ नहीं छोड़ा और मैडम का भी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। हम दोनों वहाँ ऐसे खड़े थे जैसे दो पेड़ आपस में बेल की तरह लिपटे हों। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। फिर से थोड़ा सन्नाटा रहा और अचानक उसने सिर उठाकर बड़े सीरियस मूड में मुझे देखा। फेंक युआन, हाँ तुम्हें याद है जब मैं 5 साल की थी? मैं थोड़ा चौंका, फिर हंस पड़ा। अरे उसे कैसे भूल सकता हूँ, वो पहली बार था जब मैंने गुंडों से तुम्हारी रक्षा की थी। हुआ ये था कि उस दिन इसने एक नई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लॉलीपॉप खरीदी थी। पड़ोस का एक मोटा लड़का जो मुझसे 3 साल बड़ा था आया और इसकी लॉलीपॉप छीनकर भाग गया। ये मैडम वहीं बैठकर दहाड़ मार के रोने लगी। पता नहीं उस दिन मेरे अंदर कौन सा सिंघम जागा। मैं दौड़ पड़ा और उस मोटे लड़के से भिड़ गया। भले ही मैं उससे छोटा और नाटा था, पर दिमाग में एक ही भूत सवार था, होने वाली बीवी की लॉलीपॉप बचानी है। आखिरकार मैंने वो लॉलीपॉप वापस छीन ही ली। भले ही उस मोटे ने आधी चाट ली थी, पर बदले में मेरे चेहरे पर 2-3 नीले निशान आ गए थे। जब मैंने वो धूल से सनी लॉलीपॉप इसे दी तो ये और जोर से रोने लगी और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे चेहरे की सूजन सहलाने लगी। बस उसी दिन से ये मेरी पूंछ बन गई थी। जहाँ मैं जाऊँ पीछे पीछे आ जाती थी। याद है मैंने प्यार से कहा, तुम तब इतनी रोई थी कि पूरा मोहल्ला पानी पानी कर दिया था। चुप ही नहीं हो रही थी। सुनकर वो शर्मा गई और मुस्कुराई। उसने मेरी आंखों में देखा। चांदनी रात में उसकी आंखें आसमान के तारों से भी ज्यादा चमक रही थी। मैं उस वक्त सोच रही थी, यह भैया कितने अच्छे हैं, अब से मैं हमेशा इन्हीं के पीछे घूमूंगी। उसकी यह बात सीधे मेरे दिल के पार हो गई। भाई साहब, मुझे आज पता चला कि वो जो छोटा सा प्यार का बीज था, वो बहुत पहले ही हम दोनों के दिलों में जड़ पकड़ चुका था। फेंक युआन! वो अचानक अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई और मेरे कान के पास आकर इतनी धीरे से बोली कि सिर्फ मुझे सुनाई दे। तो आइंदा से अपने इस छोटे दिमाग में फालतू बातें मत लाना। जब मैं 5 साल की थी ना, तभी से तुम मेरे नाम पर बुक हो चुके हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उसकी गर्म सांसें मेरे कान पर लग रही थीं, जिससे पूरे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी। मैं अभी उसकी इस लेडी डॉन जैसी धमक भरी लव डिक्लेरेशन से संभल भी नहीं पाया था कि एक मखमली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के स्वाद जैसा एहसास मेरे होठों को छू गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर कोई चिड़िया चोंच मारकर निकल जाती है। किस करते ही मैडम का चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ और वो मुड़कर सरपट सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। मैं वहीं स्टैच्यू बना खड़ा रह गया। मैंने अनजाने में अपने होठों पर उंगली फेरी। उसे सीढ़ियों से गायब होते देख मैं काफी देर तक वहीं खड़े होकर किसी पागलों की तरह अकेले ही मुस्कुराता रहा। मेरे 13 साल के समोसे खिलाने और बॉडीगार्ड बनने का जो इन्वेस्टमेंट था, आज उस पर दुनिया का सबसे मीठा फल लग चुका था। जिस दिन हमारा कॉलेज का एडमिशन लेटर आया, उस दिन दोनों परिवार मेरे घर पर ऐसे इकट्ठा हुए जैसे भारत मैच जीत गया हो। मम्मी ने टेबल पर पकवानों की ऐसी बाढ़ ला दी कि पैर रखने की जगह नहीं बची। खाने की टेबल पर मेरे पापा मिस्टर फेंक और निंगबिंग के पापा अंकल भाई ने 4-4 पैग अंदर क्या लिए दोनों सगे भाई बन गए। एक दूसरे के गले में हाथ डालकर झूमने लगे। मेरे पापा ने अपनी छाती ठोकते हुए पूरे घमंड के साथ कहा, ओए ओल्ड भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड और सबसे तगड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा बेटा ही है। अंकल भाई भी ठाठ मारकर हंसे। ओल्ड फेंक, तेरी यह बात सीधे दिल पर लगी। अब से हम समझी हुए। चल इसी बात पर एक एक शॉट और हो जाए। उधर मम्मी और निंगबिंग की मम्मी पास बैठी थी। मम्मी ने निंगबिंग का हाथ पकड़न होकर उसे ऊपर से नीचे ऐसे देखा जैसे कोई सोने की मूरत देख रही हो। वो बोली, बेटा निंगबिंग, अब कॉलेज में यह फेंक युआन पूरी तरह तुम्हारा हुआ। इसकी लगाम अपने हाथ में रखना और इस गधे को अच्छे से सुधारना। निंगबिंग का चेहरा फिर से टमाटर हो गया। उसने बर्थडे संस्कारी बच्चों की तरह सिर हिलाया। जी आंटी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैं उसके बगल में बैठा बर्थडे प्यार से उसे झींगे प्रॉन्स छील कर दे रहा था। उसने मुझे एक अतई मीठी स्माइल दी और बर्थडे हक से उसे खा लिया। सब कुछ इतना परफेक्ट और सेट था कि लग रहा था जैसे कोई पारिवारिक राजश्री फिल्म चल रही हो। कॉलेज शुरू हुआ तो हम दोनों एक साथ नए शहर के लिए बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन पर सवार हो गए। रेलवे स्टेशन पर नजारा देखने लायक था। मैं कुल्ली की तरह 2 बड़े भारी सूटकेस घसीट रहा था, एक मेरा एक मैडम का, और वो अपना छोटा सा हैंड बैग लटकाए मेरे हाथ में हाथ डाले किसी चहकती हुई चिद्दिया की तरह डर डर बोलती जा रही थी। कॉलेज पहुंचकर हमने हॉस्टल सेट किया और नई लाइफ शुरू हुई। भले ही हमारे डिपार्टमेंट अलग थे, पर हमारा रूटीन फिक्स था। साथ में
खाना, साथ में लाइब्रेरी में पढ़ाई और शाम को शहर के हर कोने की सैट सपाटा। मैं कॉलेज में भी उसका चीफ शेफ बना रहा, क्योंकि मैडम के नखरे तो नवाबों वाले थे। उनसे कॉलेज की कैंटीन का खाना खाया नहीं जाता था, इसलिए मैंने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा किचन वाला अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। वहाँ मैं रोज नए नए पैंतरे आजमा कर उसके लिए 5 स्टार खाना बनाता था, और वो अपनी रोतालू फॉर्म में बरकरार थी। डिजाइनिंग का असाइनमेंट समझ न आए तो रोना चालू, क्लासमेट से छोटी सी बहस हो जाए तो आंसू हाजिर, यहाँ तक कि कोई दुखी एंडिंग वाली फिल्म देख ले तो पूरा कमरा आंसुओं से तैरने लगता था। और मेरा रोल फिक्स था, उसका परमानेंट वीआईपी लाउंज। वो जैसे ही रोती मैं उसे बाहों में समेट लेता, उसकी पीठ थपथपाता, और जब उसका रोना बंद होता तो उसे कोई सड्डीढ़ा सा जोक सुनाता या फिर उसका पसंदीदा खाना बना देता। सारा दुख गायब। बेशक कॉलेज में भी कई हैंडसम और अमीर लड्डनके उसके पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते थे, पर निंगबिंग भाई साहब कतई ढाकदर थी। वो सीधे आकर मेरी बाह पकड़ देती और उन मजनुओं के सामने बधे घमंड से ऐलान करती, सॉरी ब्रदर, मेरा बॉयफ्रेंड पहले से फिक्स है, वो दिखने में भी ऋतिक रोशन है और खाना तो ऐसा बनाता है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। जब जब वो ऐसा बोलती मुझे लगता कि साला अपन ही इस दुनिया का असली राजा है। वक्त ऐसे भागा जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। देखते देखते हम कॉलेज के आखिरी साल फाइनल ईयर में पहुंच गए और अब बारी थी फ्यूचर प्लानिंग की। कोडिंग में मेरा हाथ इतना साफ था कि एक टॉप टेक कंपनी ने कॉलेज खत्म होने से पहले ही मुझे लाखों के पैकेज पर हायर साइन कर लिया। उधर निंगबिंग भी अपनी ढांसू डिजाइनिंग के दम पर कई बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर लेकर बैठी थी। कॉलेज के फेयरवेल ग्रेजुएशन वाले दिन मौसम बद्दा सुहाना था। हम दोनों ने वो काला दीक्षांत समारोह वाला गाउन, ग्रेजुएशन गाउन पहना और कॉलेज के मैदान पर खूब सारी तस्वीरें खिंचवाई। समारोह खत्म होने के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कॉलेज की उस सुंदर सी झील के किनारे ले गया। शाम के ढलते सूरज की लाल सुनहरी रोशनी पानी पर चमक रही थी। मैंने चुपके से अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली जिसे मैंने काफी दिनों से छुपा कर रखा था। मैं उसके सामने घुटने के बल बैठ गया। भाई साहब कसम से मेरा दिल उस दिन 12th क्लास वाले प्रपोजल से भी 10 गुना ज्यादा स्पीड से धड़क रहा था। मैंने डिब्बी खोली जिसमें मेरी पहली इंटर्नशिप की सैलरी से खरीदी हुई एक अंगूठी थी। डिजाइन सिंपल था पर उसका छोटा सा हीरा धूप में कतई चमचमा रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, निंगबिंग, 13 साल पहले मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि होने वाली बीवी को बचपन से ही पकड़ हो, और मैंने तुम्हें अपनी बीवी मान लिया। 13 साल बाद स्कूल के आखिरी दिन तुमने मेरे साथ घर चलने का फैसला किया और आज फिर से 4 साल बीत गए हैं। क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तैयार हो? मुझसे शादी करोगी? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निंगबिंग की आंखों से फिर से वही पुराने खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू ऑन, आई डू, मैं तैयार हूँ। मैंने कांपते हाथों से वो अंगूठी उसकी अनामिका रिंग फिंगर उंगली में पहनाई और उठकर उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। झील की ठंडी हवा चल रही थी, उसकी लंबी जुल्फें उड़ेछ रही थी और उस हवा में हमारे आने वाले सुनहरे कल की खुशबू थी। मैंने नीचे झुककर उसके होठों को चूम लिया। इस बार वो कोई चद्दिया की चोंच जैसा छोटा सा किस नहीं था। यह मेरे पूरे 17 साल के सच्चे इन्वेस्टमेंट, वफादारी और प्यार का एक ऐसा वादा था जो अब जिंदगी भर के लिए लॉक हो चुका था। पापा का मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला पूरी तरह हिट रहा। कहानी खत्म।